Hello students, this is our second lecture on motion in one dimension. In the first lecture, we have studied about distance, displacement, speed, velocity. There were several type of speed and velocity, and speed were uniform speed, non-uniform speed, non-uniform speed. Third one was average speed, and next was instantaneous speed. As I had already told you, that this instantaneous speed or any instantaneous value is to be calculated with the help of differentiation. So the formula to determine instantaneous speed or velocity, instantaneous speed or velocity will be v is equal to dx by dt. If it is speed, that is x will be distance, and if it is velocity, x will be displacement. So simply we have to use differentiation if we want to determine the speed or velocity. तो ये बात बेटा हम लोगों को ध्यान में रखनी है. अब इसी तरीके से हमारे पास अब एक नया कंसेप्ट आएगा बेटा, जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन. What is acceleration? Acceleration is basically the rate of change of velocity with respect to time. बचपन में बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मान लीजिए किसी की इनिशियल वेलोसिटी u थी और थोड़े टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी अगर v हो गई विद इन टाइम t, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, v माइनस u अपॉन t, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और इसी को हम क्या बोला करते हैं बेटा? इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो इसी एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो a विल बी इक्वल टू v माइनस u बाई t. v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड a इज द u इज द इनिशियल वेलोसिटी. तो ये फॉर्मूला तो बेटा हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा. अब बात आती है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की. तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है बेटा? कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो बॉडी मूव कर रही है, इनिशियली सपोज उसकी वेलोसिटी है 0, 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, फिर और 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड. तो जो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ये 10 सेकंड में जो आपको चेंज मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड का. यहाँ पर अगली 10 सेकंड में जो चेंज मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड का. अगली 10 सेकंड में चेंज कितने का मिल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड का. अगली 10 सेकंड में चेंज कितने का मिल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड का. तो हमें जो भी वेलोसिटी में चेंज मिल रहा है बेटा, वो वेलोसिटी में हमें क्या मिल रहा है? इक्वल अमाउंट का चेंज मिल रहा है. तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं, दिस मोशन इज बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ये कैसा मोशन है बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है किससे? इक्वल अमाउंट से, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं. इक्वल अमाउंट से ही चेंज हो रही है. 10 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में? 10 सेकंड में. 10 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में? 10 सेकंड में. 10 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में? 10 सेकंड में. अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड. यानी कि हर बार जो हमें वेलोसिटी का जो चेंज मिल रहा है बेटा, वो यूनिफॉर्म मिल रहा है, सेम मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है. तो वी कैन से इट एज constant change in velocity. constant change in velocity, उसी को हम क्या बोल देंगे बेटा? इसका मतलब ये है कि ये जो मोशन है ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है.
दूसरे टाइप का जो हमारा मोशन है बेटा, दैट इज दूसरे टाइप का जो हमारा एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, जो रोज हम बेसिकली चल रहे होते हैं, दैट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। कहीं पर हमने स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर दी, कहीं पर हमें स्पीड स्लो करनी पड़ गई, कहीं पर हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई, तो वहां पर जो भी हमें चेंज मिलेगा वो चेंज बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मिलेगा। जैसे इनिशियली हमने घर से स्कूटर स्टार्ट किया, या इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। मान लीजिए 20 सेकंड के बाद हम चल रहे थे, तो इसकी जो स्पीड हो गई वो सपोज 20 मीटर पर सेकंड हो गई। सामने एकदम से गाय आ गई, और गाय आ गई तो उसकी वेलोसिटी क्या कर दी हमने, चेंज कर दी, मतलब वो 15 मीटर यहाँ पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी सपोज 15 मीटर पर सेकंड ही रह गई। फिर उसके बाद सपोज एकदम से फिर और ज्यादा हाई हो गई, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। मतलब जो भी आपको चेंज मिल रहा है, दिस चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म चेंज नहीं है। कैसा चेंज है, वेरिएबल। कभी भी कैसे भी तरीके का आपको क्या मिल सकता है, वेलोसिटी में चेंज मिल सकता है, कितने भी टाइम ड्यूरेशन में। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? इट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए बेटा एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, ध्यान से समझिएगा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। कोई बॉडी थी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी सपोज u थी, यहाँ पर जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था उसकी वेलोसिटी u थी। कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, कितने टाइम पर, t इज इक्वल टू t पर। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यही हमारी एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात कि अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी v माइनस यू, एंड व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन विल बी t। तो a इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया बेटा, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर भी हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा तो हमेशा हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला यही रहेगा बेटा, फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन, दिस विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था, एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला था। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। यही हमारा फॉर्मूला था किसके लिए बेटा, ये हमारा फॉर्मूला था एवरेज स्पीड के लिए। इन द सेम वे यहां पर हमें क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन, और एवरेज एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, ऐसे ही याद रखना है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस विल बी दी एवरेज एक्सेलरेशन। अगर यहीं पर अगर मुझसे नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ वाला जो एक्सेलरेशन है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस अगर एक्सेलरेशन की मुझसे कोई बात करेगा, तो मेरे सामने वर्ड क्या आ गया बेटा, इंस्टेंटेनियस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt, दिस विल बी दी फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो मतलब जो भी मुझे वेलोसिटी दी गई होगी उसका मैं क्या कर दूंगा बेटा, उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो जो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड instantaneous acceleration. So these were the four types of acceleration which we have to study. तो acceleration क्या है, rate of change of velocity with respect to time is acceleration. Uniform acceleration क्या है, equal amount का change हो किसमें, velocity में, in equal interval of time, that is called uniform acceleration. Variable acceleration क्या है, unequal amount का change हो velocity में in equal interval of time, और equal amount का change हो अनइक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब दोनों ही बातें हमारी सही हैं। दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज वेरिएबल एक्सेलरेशन। कैसे एक्सेलरेशन बोलेंगे बेटा उसको, वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमने अभी अभी देखा था बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, दैट इज टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया, dv बाई dt, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बेटा हमें डिस्टेंस पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, स्पीड पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई, एक्सेलरेशन पता चल गया। अब जो हमें चीज देखनी है बेटा, वो अब हमें ग्राफ समझने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के हमें ग्राफ पढ़ने हैं बेटा।
सबसे पहला जो हमारे पास ग्राफ है दैट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। और पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला वाला ग्राफ है बेटा, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग इफ, ये हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इफ द बॉडी इज एट रेस्ट। तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है किसी एक पर्टिकुलर टाइम, कि मान लीजिए कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कोई बॉडी थी जिसने कितना डिस्टेंस कवर कर रखा था, सपोज 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, और अब टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन उसके बाद भी बॉडी का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। बॉडी का डिस्टेंस कैसा है? बॉडी का डिस्टेंस सेम है। तो इस तरीके का जो आपका ग्राफ होगा, दिस ग्राफ इज कॉल्ड, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी आपकी किस पे है? रेस्ट पे है। यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, तो टाइम के इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। तो इस तरीके का जो मोशन होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर हो रहा है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर ये वाला जो ग्राफ है, यहां पर हमें अनइक्वल डिस्टेंस मिल रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ये हमें अनइक्वल डिस्टेंस मिल रही है तो यानी कि एक ऐसा मोशन हो गया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर क्या है? आपको अनइक्वल डिस्टेंस मिल रही है बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरीके का जो ये ग्राफ होगा बेटा, ये ग्राफ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो सकता है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का ग्राफ हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अब हम कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं बेटा कि ये तो हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। अगर मैं यहाँ पर कोई ग्राफ ऐसा बनाऊं, कैसा कि मैंने क्या काम किया? मैंने ग्राफ बनाया, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का ग्राफ बनाया, पोजीशन और ये क्या है? टाइम। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा? बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। टाइम क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। एक और अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर अगर मैंने ये ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया, तो दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? My answer is no, because what this graph is indicating, that at a particular time the body is at two positions, which is not possible. कोई भी बॉडी एक ही टाइम पर दो पोजीशन पर नहीं हो सकती। So this is not possible because the body cannot exist at two positions at the same time। एक ही टाइम पर दो पोजीशन पर बॉडी नहीं हो सकती। अच्छा, ये ग्राफ पॉसिबल है इफ दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। ऑब्वियसली दिस इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है बेटा? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव कैसे हुआ? कि मान लो ये मेरा एक ओरिजिन था, कोई बॉडी पहले यहाँ पर थी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये बॉडी ओरिजिन पर पहुंची, तो मतलब ये यहाँ से, ये अगर मैं नाम दे दूं इसको O A, सॉरी इसको O नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया। बॉडी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर थी एंड दिस इज माई ओरिजिन। तो ऑब्वियसली बात है, बॉडी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर थी, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पर पहुंचेगी, यानी कि दिस इज योर लोकेशन O एंड दिस इज योर लोकेशन A।
और बॉडी यहाँ से मूव करती हुई सपोज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट बी पर पहुंच गई एंड दिस इज योर पॉइंट बी। तो दिस वाज ओरिजिन एंड दिस साइड आई वाज टेकिंग इट एज पॉजिटिव। तो बॉडी पहले यहाँ से इधर आई, यानी कि ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होते चला गया, कम होते चला गया, और एक टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और यहाँ से फिर अपोजिट डायरेक्शन में गई, यानी कि ये वाली जो साइड है ये हमारी कैसी है बेटा, नेगेटिव। सो दिस ग्राफ इज पॉसिबल। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उस केस में क्या हो सकता है, ग्राफ कैन गो इन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, नेगेटिव displacement axis but not in negative time axis। मतलब नेगेटिव टाइम एक्सिस में तो नहीं जा सकता वो, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में जा सकता है। मतलब अगर मेरा कोई भी ग्राफ है, अगर मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अज्यूम किया है, यहाँ पर मैंने बेटा टाइम अज्यूम किया है, तो मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक तो मूव कर सकता है, ऐसे तो जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि टाइम एक्सिस के थ्रू पास करेगा, तो टाइम एक्सिस के थ्रू पास, टाइम की नेगेटिव एक्सिस के थ्रू पास नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यानी कि जो भी मेरा ग्राफ रहेगा वो ग्राफ मेरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, वो कभी भी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। सिंपल सी बात यह है, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज रहने वाली है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाऊं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अगर मैंने ये वाली एक्सिस को टाइम एक्सिस नाम दिया और दूसरी वाली एक्सिस को मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नाम दिया है, तो सिंपल सी बात 1 और 4 में तो ग्राफ जा सकता है। ग्राफ कैन एग्जिस्ट इन 1 and 4 quadrant but not in 2 and 3 because in 2 and 3 time is negative which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात हमें ये समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस की, कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें मिलेगा क्या, तो अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इस इंपॉर्टेंस को हम थोड़े टाइम में देखेंगे अभी, या फिर यहीं देख लेते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें हमेशा क्या देगी बेटा, विल गिव वेलोसिटी, बिकॉज dx by dt। तो dx by dt स्लोप होता है, मतलब x और t के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो मुझे क्या देगी बेटा, वेलोसिटी देगी, क्योंकि तभी हम क्या लिख पाएंगे उसको, dx by dt लिख पाएंगे। बेटा याद है हमने एक इस तरीके से ग्राफ बनाया था और इस ग्राफ में हमें स्लोप निकालनी थी, तो ये हमारा नीचे क्या हुआ करता था, ये हमारा dx हुआ करता था और ये हमारा dv मान लेते थे, dx मान लेते थे इसको। तो ये x है तभी तो इसको dx माना, और ये टाइम हमारा t है तभी तो इसको हमने dt माना। तो dx by dt ये मुझे क्या देगा बेटा, वेलोसिटी देगा। मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी, जब कभी भी हम स्लोप निकालेंगे किसकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो वो हमेशा हमें क्या देगी बेटा, वेलोसिटी देगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अगले ग्राफ की तरफ, एंड दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले वाले ग्राफ को देखूं बेटा, तो ये ग्राफ मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी मुझे 0 दिखाई दे रही है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी 0 है। और अगर मेरी वेलोसिटी 0 है इसका मतलब क्या है, बॉडी किसमें है बेटा, बॉडी इज एट रेस्ट पर है बॉडी। सिंपल सी बात। यहाँ पर हर टाइम ड्यूरेशन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, हर टाइम ड्यूरेशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसा मोशन हो गया बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमेशा हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी हमारी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी मिलते जा रही है हमें।
यानी कि ये जो ग्राफ है बेटा, दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे मोशन के लिए होगा ये? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब समझ लिया बेटा, जहां कहीं पर भी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ये देखो, अगर मान लो मैं इसको 5, 10, 15 नाम दे दूं और यहाँ पर इसको 20, 30, 40 नाम दे दूं, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक टाइम ड्यूरेशन में इस 5 सेकंड में 10 का वेरिएशन, अगले 5 सेकंड में 10 का वेरिएशन, अगले 5 सेकंड में 10 का वेरिएशन। तो हमें ये चीज हमें दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके लिए है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये ग्राफ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेटा, तो वेलोसिटी और टाइम हमारा क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है। वेलोसिटी टाइम नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि ये जो है, इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ किसके लिए है बेटा? वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यहाँ पर कभी भी कोई भी एक्सेलरेशन हो सकता है। मतलब रियलिटी में जो हमारा मोशन होता है बेटा रोड के ऊपर, वो हमारा मोशन वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है, जहां पर मेरी वेलोसिटी कई बार थोड़े से टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन में भी बहुत कम स्पीड होती है, डिपेंडिंग ऑन दी ट्रैफिक ऑन दी रोड। उसके अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी क्या हो रही होती है बेटा? चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पर जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सबसे खास बात क्या है? तो दो सिग्निफिकेंस हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। सबसे पहला सिग्निफिकेंस, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। कैसे? dv बाई dt। तो ये देखो, जब कभी भी हम dv बाई dt या कोई भी डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा, तो वहां पर जो भी वेरिएबल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगे, उनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो जो भी हमें नई क्वांटिटी मिलेगी वो उन ग्राफ की स्लोप से मिलेगी हमें। तो dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन होता है, तो dv बाई dt मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप मुझे क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इज एरिया अंडर velocity time graph gives distance और displacement। ये हमें डिस्टेंस भी बता सकता है बेटा और डिस्प्लेसमेंट भी बता सकता है। तो हमें ये दोनों ही बातें याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की दो एप्लीकेशंस हैं, कि अगर मैंने कहीं पर भी किसी भी मोशन का अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना पाऊंगा बेटा, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो भी ग्राफ मिलेगा मुझे, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ मिलेगा, उसकी स्लोप से मैं एक्सेलरेशन बता पाऊंगा। और अगर उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकाल लूंगा, तो उस एरिया से मुझे क्या मिलेगा बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, क्या क्या बात याद रखनी है? नंबर फर्स्ट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ, ऐसे लिखो, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर्मूला क्या है? ऐसे ही याद रखना है बेटा, dx बाई dt। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अगर कहीं पर भी होगा वीटी ग्राफ होगा और वहां पर अगर आप स्लोप निकालेंगे बेटा, तो वो आपको क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। और a इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? dv बाई dt मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा किसके अंडर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप बनाते हैं, तो उसका अगर आप एरिया फाइंड करेंगे, तो वो आपको क्या देगा बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हमें इतनी बातें पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात ये कि यूनिफॉर्म मोशन तो हमें पता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जहां पर स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज ना हो। और जहां कहीं पर भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं है मतलब एक्सेलरेशन क्या है बेटा? जीरो है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बात करूं, यूनिफॉर्म मोशन की कुछ डिस्कशन करूं, तो यूनिफॉर्म मोशन की बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता है।
क्या डेफिनेशन है? इक्वल, क्या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसी कहानी है तो वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम मैथमेटिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में मुझे क्या बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि जब कभी भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी कैसी रहने वाली है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बेटा मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो सिंपल सी बात, जहां कहीं पर भी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जहां पर जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कि मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी है और बाइक स्टार्ट करके मैं उसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं, तो 30 किलोमीटर पर आवर अभी भी 30 किलोमीटर पर आवर है, 10 मिनट के बाद भी 30 किलोमीटर पर आवर है। जिस भी टाइम ड्यूरेशन में मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं बेटा, मुझे हर बार वेलोसिटी क्या मिल रही है? हर बार मुझे वेलोसिटी सेम मिल रही है। कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। और अगर मुझे ऐसी वेलोसिटी मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सिंपल सी बात ये समझनी है कि वो मोशन कैसा है? वो मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर हो गई बेटा बात? तो सिंपल सी बात ये कि हमें वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी और एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा? जीरो। उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर निकल कर आती है बेटा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो ये कि यहां पर एक ही फॉर्मूला होगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब कभी भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यही फॉर्मूले लगेंगे, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि सिंपल सी बात आप ये समझिए कि यूनिफॉर्म मोशन की जब भी बात होगी तो वहां पर आपका जो फॉर्मूला होगा दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बेटा दूसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि भैया डिस्टेंस, स्पीड, ये दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। यहां पर आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन जो है बेटा, ऑल थ्री आर वेक्टर क्वांटिटी। ऑल थ्री आर वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी बेटा। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं दोज हैविंग मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे बेटा जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो अगर वो मॉडिफिकेशन अगर मैं यहां पर लिखूं as well as डायरेक्शन एंड also obeys the laws of vector addition, ये चीज आपने नहीं पढ़ी होगी बेटा 9th स्टैंडर्ड में कि it must also obey the laws of vector addition। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और इसके साथ साथ उन्हें लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्या करना पड़ेगा बेटा? फॉलो करना पड़ेगा। और स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या हो बेटा? मैग्नीट्यूड हो। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो हमें स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन की कहानी हमें समझ में आ गई। ये तीनों पॉइंट यूनिफॉर्म मोशन के बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं बेटा। इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, एंड फॉर्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड अगर दी गई होगी कहीं पर, स्पीड और डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कहीं पर भी अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही हमारा फॉर्मूला रहेगा बेटा किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो मोशन है जो हमें पढ़ना है दैट इज
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमें पहले ही पता चल गया था बेटा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है बेटा। सबसे पहली कंडीशन, यहां पर एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूले रहा करते हैं बेटा, वो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, यू प्लस ए बाई टू, 2n-1। ये तीन फॉर्मूले तो बेटा आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। ये चौथा हमारा नया फॉर्मूला है बेटा जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये फॉर्मूले निकल कर कैसे आए। तो इन फॉर्मूलों को डिराइव करने के ढेर सारे तरीके हैं बेटा। अगर हम सबसे पहले तरीके की बात करें तो डेरिवेशन ऑफ दीज फॉर्मूले, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। मान लीजिए ये हमारी कार एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसके पास जो वेलोसिटी है वो u है। टाइम t इज इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी v हो गई। एक्सेलरेशन जो है वो इसका कांस्टेंट है। तो जब कभी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ करता था तो वहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा कैसा बनता था बेटा, ये अगर वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, अगर कोई भी बॉडी स्टार्ट होगी तो अगर इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर कोई वेलोसिटी है तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। तो वही अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बना लूं बेटा, कैसे ग्राफ बनेगा देखना। ये अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 है और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कितनी है u। थोड़े टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और वो कितनी हो गई, टाइम t इज इक्वल टू t पर आकर इसकी वेलोसिटी हो गई v। ऐसा ही हुआ। तो सिंपल सी बात ये कि मुझे यहाँ पर क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है बेटा। सबसे पहली चीज, अगर मैं यहाँ पर, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो सिग्निफिकेंस, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, और दूसरा एरिया अंडर vt ग्राफ गिव्स क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यही पढ़ा था हमने। जरा इसकी स्लोप फाइंड करो, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इसी टेन थीटा निकालना है हमें। तो टेन थीटा अगर मैं लिखूं बेटा, तो टेन थीटा मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि वीटी ग्राफ है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा बेटा। तो ये परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर हमारा v माइनस यू है, और बेस कितना है यहाँ पर, बेस हमारा t है। यानी कि यहाँ पर हमें जो रिलेशन मिलेगा दैट रिलेशन विल बी v माइनस यू अपॉन टी। तो यही है टेन थीटा, और ये टेन थीटा क्या है, स्लोप है। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा हुआ करता था, और यही टेन थीटा क्या है, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये चीज है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि v माइनस यू बाई टी, यानी कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ऐसे लिख सकता हूं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये देख लो बेटा, हमारी पहली इक्वेशन डिराइव होकर आ गई।
अब यहीं पर अगर मैं दूसरी इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करूं बेटा, तो यहां पर हम लोग सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट किया करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट किया करते थे बेटा. तो अगर मैं यहां पर एस लिखने की कोशिश करूं तो एस क्या हो जाएगा बेटा? ये देखो, ये क्या है? दिस इज द रेक्टेंगल एंड दिस इज द ट्राइंगल. यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. S will be equal to, what is area of rectangle beta? U into T plus what is area of triangle? Half base is T into height is V minus U. और V minus U is equal to, मुझे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा? 80. यानी कि S is equal to हम क्या लिख पाएंगे? UT plus half T into 80 T into 80. UT plus half 80 square. This is equation number 2. So these two equations has been derived. Now we have to derive the third equation. In third equation, to derive third equation, again we are writing S is equal to, this is the trapezium beta. ये पूरा का पूरा क्या है? This is the trapezium. So area of trapezium अगर मैं लिखूं यहां पर, trapezium, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा बेटा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ऐसे ही पढ़ा है हमने. तो व्हाट इज द सम ऑफ पैरेलल साइड्स? ये वाली साइड है u और ये वाली साइड कितनी है? v. यानी कि u प्लस v. व्हाट इज द हाइट? दिस हाइट इज t, यानी कि इनटू t. तो इस t की जगह पर क्या मैं यहां वाले एक्सप्रेशन से v माइनस यू अपॉन ए लिख सकता हूं? तो v माइनस यू अपॉन ए अगर मैं लिख दूं तो दिस विल बी हाफ v प्लस यू. और इसकी जगह पर क्या लिख दिया बेटा? v माइनस यू अपॉन ए. ये किसके बराबर है? s. इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये क्या बन गया? a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. दिस इज द equation number 3. So this is our first equation, this is second equation, and this one is our third equation. यहीं पर अब हमारी फोर्थ इक्वेशन है बेटा. और फोर्थ इक्वेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. फोर्थ इक्वेशन को कैसे समझ सकते हैं? फोर्थ इक्वेशन को समझना ये है, ऐसे है कि एस nth निकालना है हमें. nth का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. सर ये बात समझ में नहीं आई. जैसे बेटा मान लीजिए कि किसी ने, कोई बॉलर है और उन्होंने बॉलिंग कराई, 9th ओवर कराया जा रहा है, तो किसी ने पूछा 9th ओवर में कितने रन बने. तो 9th ओवर में रन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? S9 ओवर में कितने रन बने और 8 ओवर में कितने रन बने थे, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तभी तो हमें S9th ओवर के रन मिलेंगे. जैसे 10 ओवर्स में जो रन बने वो सपोज 72 रन बने, और जो 9 ओवर तक जो रन थे वो रन कितने थे? सपोज 56 रन थे. तो किसी ने पूछा 10th ओवर में कितने रन बने, तो आप यही तो करेंगे कि सर S10 में से S9 को आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 72 रन में से 56 रन को माइनस कर दीजिए, यानी कि जो टोटल रन बने वो कितने बने? 16 रन बने. कौन से ओवर में? 10th ओवर में. इन द सेम वे मुझे क्या निकालना है? मुझे एस nth निकालना है कि पर्टिकुलर सेकंड में, 6th सेकंड में, 7th सेकंड में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. यानी कि दिस nth इज द पर्टिकुलर
सेकेंड, एक पर्टिकुलर सेकेंड में, तो दिस एस nth को हम क्या बोल पाएंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर सेकेंड, किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? एस nth, बिल्कुल देखो, जैसे एस 10th निकालना था हमें, तो S10 में से S9 माइनस किया, 9th निकालना था तो 9 में से 8 माइनस किया, तो SNth निकालना है तो SN में से क्या करूं? SN-1, जस्ट उससे पहले वाले एक डिस्टेंस, जितना भी टाइम ड्यूरेशन में डिस्टेंस कवर किया उसको माइनस कर दूं। तो यानी कि SNth में कैसे लिख पाऊंगा? देखो बेटा, अब S इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे SN चाहिए तो T की जगह पर N रखना पड़ेगा, यानी कि हाफ AN स्क्वायर। और अगर मुझे SN-1 चाहिए तो T की जगह क्या रखना पड़ेगा? N-1 प्लस हाफ AN-1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इन्हीं दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहां प्लेस कर दूं तो दिस विल बी UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? UN-1 प्लस हाफ AN-1 का होल स्क्वायर। तो एस nth जब मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो ये देखो कितना मिलेगा? UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN माइनस U प्लस हाफ AN स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2N। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो UN से ये UN कैंसिल हो जाएगा बेटा, हाफ AN स्क्वायर से ये हाफ AN स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो भी बची हुई टर्म है बेटा दैट इज U प्लस हाफ A1 माइनस ऑफ 2N, ये माइनस साइन है यहाँ पे, इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? U प्लस ये हो जाएगा 2N-1 और बाहर क्या आ जाएगा? A/2। तो ये हमें क्या दे देगा? अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर सेकंड की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी कि उस पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला आ गया U प्लस A/2 2N-1 वेयर N इज पर्टिकुलर सेकंड। जो भी हमारी पर्टिकुलर सेकंड होगी बेटा उसकी बात करेंगे कि 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 15th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। इस तरीके की जब भी बात होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें SNth यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए स्कूल में अगर कोई बोलता है ऑल 12 क्लासेस हैव टू कम टू द ग्राउंड, तो मतलब सारी की सारी पूरी 1 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की सारी क्लासेस ग्राउंड में जाएंगी। इफ somebody says 12th class will come to the ground, तो यानी कि वो एक पर्टिकुलर क्लास ही जाएगी बेटा बाहर। इन द सेम वे इफ somebody ask me the distance traveled in 10 second, तो उसके लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होगा बेटा वो फॉर्मूला होगा S is equal to UT plus half AT square. And if somebody ask me what is the distance travel in 10th second, तो उसके लिए जो मेरे पास फॉर्मूला होगा बेटा that will be U plus A/2 2N-1। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं, दोनों की अपने आप में अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस है। तो ये हमने ग्राफिकल मेथड से बेटा हमने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी इक्वेशन जो आपके लिए नई है, इन चारों के डेरिवेशन हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से करने की कोशिश की और हमने फाइंड कर भी लिया। हमें पता चल गया कि किस तरीके से हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न कि हम इन्हीं का डेरिवेशन हम कैलकुलस मेथड से कैसे कर सकते हैं बेटा, दैट विल स्टडी इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर